प्रदेश के दिल में बसा था एक छोटा सा गांव रामपुर। रामपुर अपनी खेती के लिए कम और चौपाल पर होने वाली गपबाजी के लिए ज्यादा मशहूर था। और इस गपबाजी के बादशाह थे गज्जू भैया और उनके वफादार साथी भोलू राम। अरे भोलू, हमार परदादा के पास सोने का हल था। जब वो खेत जोतते तो गेहूं नहीं अशर्फियां निकलती थीं। ये तो कुछ भी नहीं है भैया। हमार मामा ने एक बार ऐसा मंत्र मारा कि आसमान से देसी घी बरसा। पूरा गांव 6 महीने पुड़ियां खाता रहा। अगर तुम दोनों इतने रईस थे तो आज रोटियां काहे मांग रहे हो भाई? अरे लल्ला, रईसी लहू में होती है, बटुए में नहीं। शहर के कलेक्टर रोज चिट्ठी भेजते हैं कि गज्जू भैया आओ यार, कभी हमारे भी साथ ताश वाश खेलो। तभी ठाकुर बलवंत सिंह लाठी ठकठकाते आए। एक गज्जू और तुरे भोलू, शर्म आया बेच खाइए क्या? सूरज उगते ही यहाँ बैठ कर गप हाँकने चले आते हो। गांव के जवान लड़के तुम्हारी बातें सुन सुनकर बिगड़ रहे हैं। शर्म करो शर्म। ऐसी निकम्मी जिंदगी तो गली का कुत्ता भी जी लेता है। कहीं जाके हाथ काम करो तो पेट की आग बुझे और समाज में इज्जत भी बने। अरे ठाकुर साहब, आप तो नाराज हो गए। हम तो बस देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। आजकल महंगाई का क्या हाल है, किसानों की क्या दशा है, यही सब बातें हो रही थी। चर्चा नहीं, चूना लगा रहे हो तुम लोग। झूठ की पोटली बांधे बैठे हो। कल से अगर तुम दोनों मुझे इस चौपाल पर खाली बैठे दिखे ना, तो याद रखना मेरी लाठी तुम्हारी पीठ का सारा नशा उतार देगी। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जाओ जाओ, कोई धंधा ढूंढो, कोई काम धाम करो, वरना अगली बार मैं तुम दोनों को गांव से बाहर निकलवा दूंगा। ठाकुर साहब गुस्से में लाठी पटकते हुए चले गए। ठाकुर की डांट का असर ये हुआ कि गज्जू को उस रात नींद ही नहीं आई। लेकिन ये चिंता काम की नहीं थी, बल्कि ये थी कई घंटों से उसने कोई बड़ी गपशप नहीं मारी थी, इसलिए वो अपने घर के बाहर टहलने लगा। तभी वहां से भोलू गुजरा। क्या हुआ गज्जू भैया, कि आधी रात को कुत्ते की तरह काहे टहल रहे हो? कहीं ठाकुर की लाठी का डर तो नहीं सता रहा? अरे धत तेरी की लाठी का डर हमें कभी नहीं लगा और ना ही लगेगा। अरे भोलू, हमारे पेट में ना एक ऐसा आइडिया कुल बुला रहा है कि अगर वो बाहर निकल आया तो हम सीधे करोड़पति बन जाएंगे। आइडिया? कैसा आइडिया भैया? फिर से सोने का हल ढूंढने जाओगे का, या फिर किसी को बताओगे कि तुम्हारे दादा के पास हीरे की खान थी? चुप कर बेवकूफ। देख, गांव के लोग हमें भिखारी समझते हैं ना। अब हम उन्हें दिखाएंगे कि बिजनेस क्या होता है, असली व्यापार कैसे होता है। मैंने सोचा है कि हम बेर का बिजनेस करेंगे। शहर में बेर की बहुत मांग है। एक एक बेर कीमती पत्थर की तरह बिकता है वहां पर। लोग तरसते हैं बेर के लिए। पर भैया, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। रोज उधार मांग मांग कर पेट भरते हैं। बेर खरीदेंगे कहाँ से? और अगर खरीद भी लिए तो बेचेंगे कहाँ? यही तो दिमाग का खेल है भोलू। देख, तू जा अपने उस पड़ोस कल्लू को चूना लगा और 5 रुपए उधार मांग। मैं अपनी लंगड़ी ताई को पट्टी पढ़ाता हूँ, 5 रुपए देकर आता हूँ। उनसे कहूंगा कि शहर जाकर नौकरी का फार्म भरना है। कुल 10 रुपए होंगे। 9 रुपए के बेर खरीदेंगे और 1 रुपए रास्ते के खर्च के लिए रखेंगे। फिर देखना 9 रुपए के 9 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं। पैसा ही पैसा होगा। 9 के 9 करोड़, ये गणित हमारी समझ के बाहर है भैया। पर ठीक है, आपके साथ रहने में रिस्क तो बहुत है, पर मजा भी उतना ही है। चलो इंतजाम करते हैं, कल सुबह सुबह निकल चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह भोलू ने अपने पड़ोसी कल्लू के घर दस्तक दी। अरे कल्लू भाई, जयराम जी की देखो ना, बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारी बुआ की अचानक शादी तय हो गई है। आज शाम को शगुन देना है। बस 5 रुपए उधार दे दो, अगले हफ्ते पक्का लौटा दूंगा। तुम्हारी बुआ? पर तुमने तो कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बुआ भी है। अरे वो दूर की बुआ है ना, वो दूर रहती है। बहुत साल बाद मिली है। बस भाई, मुसीबत में फंसा हूँ। तुम ना बचाओगे तो कौन बचाएगा? कल्लू ने सोचा कि चलो, भोलू पहली बार कुछ मांग रहा है, दे दो
उसने 5 रुपए निकाल कर दे दिए। उधर गज्जू अपनी लंगड़ी ताई के पास पहुंचा। ताई बूढ़ी थी पर दिमाग बिल्कुल तेज था। गज्जू जानते थे कि ताई को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। ताई, पैर छू रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आज बड़ा शुभ दिन है। क्या हुआ गज्जू, सुबह सुबह पैर छू रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं? अरे नहीं ताई, देखो मुझे शहर में एक सरकारी नौकरी का मौका मिला है। बस फार्म भरना है। फार्म की फीस 5 रुपए है। अगर आप दे दो तो जैसे ही नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले आपके लिए रेशम की साड़ी और सोने का चश्मा लाऊंगा। फिर आप आराम से बैठकर गांव की औरतों को अपना ठाठ दिखाना। चुप कर, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे ताई दे दो ना प्लीज, प्लीज ताई, मेरी प्यारी ताई, दे दो ना प्लीज। गज्जू, तू बहुत चालाक है रे। हाँ? पर देख, अगर पैसे नहीं लौटाए तो याद रखना, अपनी इसी लाठी से तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये ले 5 रुपए, पर अगली बार मुंह मत दिखाना अगर वापस नहीं किए तो। दोनों 10 रुपए लेकर गांव के बनिया लाला बदामी लाल की दुकान पर पहुंचे। लाला जी राम राम, जरा 9 रुपए के सबसे बढ़िया लाल और मीठे बेर तो तोलो। देखो एक एक बेर चमकदार हो, कहीं सड़ा गला ना देना। आज से हम बड़े व्यापारी बन रहे हैं, शहर में हमारा बिजनेस खुलने वाला है। अबे ओ गज्जू, तुम और व्यापार, ये तो ऐसा हो गया जैसा कौवा चिड़िया को उड़ाना सिखाए। खैर पैसे नगद हैं तो लो, यहाँ उधार नहीं चलता। अरे लाला जी, उधार की बात ही मत करो। कुछ दिनों बाद हम इतने अमीर हो जाएंगे कि तुम्हारी पूरी दुकान खरीद लेंगे। फिर तुम्हें नौकर रख लेंगे अपने यहाँ। गज्जू ने लाला बदामी लाल को 2 रुपए देकर बेर खरीद लिए और साथ में एक खाली टोकरी भी ले ली। बेर का टोकरा गज्जू ने अपने सिर पर रखा और दोनों शहर की ओर निकल पड़े। चलते चलते 2 घंटे बीत गए। अब भोलू को भूख लगने लगी। भोलू ने सोचा कि क्यों ना गज्जू के साथ एक खेल खेला जाए। आखिर बेर तो अपने ही है, 1-2 खा लेने में क्या ही हर्ज है। गज्जू भैया जरा रुकिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। देखो मेरे पास 50 पैसे हैं, ये लो और मुझे 2 बेर दे दो। मैं ग्राहक बन रहा हूँ और आप दुकानदार। अबे ओ भोलू, तू पागल हो गया है का? हम पार्टनर हैं, तुम मुझसे ही बेर खरीदेगा। ये कैसी मूर्खता है यार। अरे बेर तो फ्री में खा ले। अरे नहीं भैया, आपने ही तो कल कहा था ना कि व्यापार में भाईचारा नहीं चलता, बिजनेस बिजनेस होता है। अब मैं ग्राहक हूँ और आप दुकानदार हैं। 50 पैसे लो और मुझे 2 बेर दो। रेट फिक्स है, 25 पैसे प्रति बेर। तेरी बात में भी दम है। व्यापार तो व्यापार ही है। ठीक है भाई, ये लो 2 बेर, पर याद रखना रेट फिक्स है, कोई मोल भाव नहीं। और हाँ, बेर चक्कर देख तो कैसे हैं। भोलू ने मजे से दोनों बेर खाए। बेर सच में मीठे और रसीले थे। उसका पेट थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी दूर चलने के बाद अब गज्जू को भी भूख लगने लगी। तभी उन्हें याद आया कि भोलू को बेर बेचकर उनके पास अठन्नी आ गई है। ए भोलू, अब ई टोकरा तू अपने सिर पे रख, मैं थक गया हूँ। और सुन, मुझे भी भूख लगी है। ये ले अठन्नी और मुझे भी 2 बेर दे। तू अभी दुकानदार बन जा। क्यों नहीं सेठ जी, व्यापार तो व्यापार है, पैसे देकर माल दिया जाता है। ये लो 2 बेर। और हाँ भैया, बेर वाकई मीठे हैं, लाला ने अच्छे दिए हैं सही में। यही सिलसिला पूरे रास्ते चलता रहा। दोनों बारी बारी से बेर खाते रहे और वही अठन्नी एक दूसरे को देते रहे। जब वे शहर के नाके पर पहुंचे तो टोकरा बिल्कुल खाली हो चुका था। भोलू, सारे बेर बिक गए यार। मैंने कहा था ना कि धंधा तेजी से चलेगा। एक एक बेर हाथों हाथ बिक गया। हाँ भैया, ग्राहक तो बस हम 2 ही थे, पर फिर भी बिजनेस चल गया।
जरा जेब में तो देखिए कितने करोड़ रुपए हुए। 9 करोड़ रुपए तो बन ही गए होंगे। अरे ये क्या, जेब में तो सिर्फ 1 रुपए है जो हम गांव से लेकर आए थे। धत तेरी की, हमने दुनिया का सबसे अनोखा बिजनेस किया, पूरा माल भी खत्म और मुनाफा भी गायब। ये कैसा व्यापार हो गया। अब गांव वापस गए तो ठाकुर हमें कच्चा चबा जाएगा। क्या करें अब? हाँ भैया, एक काम करते हैं, गांव वापस ना जाकर यहीं शहर में ही कोई बिजनेस ढूंढ लेते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। दोनों निराश होकर शहर की एक तंग गली में बैठ गए। तभी पास के एक बड़े मकान की खिड़की से कुछ आवाजें आई। वो घर शहर के एक मशहूर हकीम रहमत अली का था। गज्जू ने कान लगाकर सुनना शुरू किया। भाग्यवान, ये लो 500 रुपए। आज जमाल गोटा के चूरन ने कमाल कर दिया, शहर के आधे लोगों का पेट साफ किया, तब जाकर ये कमाई हुई है। एक एक मरीज से 50 रुपए लिए। कल बाजार से और जमाल घोटा ले आना, बहुत मांग है इसकी। भोलू, सुना तूने? मिल गया 9 करोड़ रुपए का नुस्खा। लेकिन ये जमाल घोटा क्या भला होती है? नहीं भैया, नहीं सुना कभी, पर लगता है कोई जादुई दवा है। जादू ही नहीं रे बुद्धू, अब हम डॉक्टर बनेंगे। हकीम गज्जू भैया, सुना नहीं तूने? जमाल घोटा की एक पुड़िया खिलाओ और 50 रुपए जेब में। अरे ये तो बेर के धंधे से भी आसान है। चल अब जरा हकीम जी के घर में उधार लेने का समय आ गया है। आखिर व्यापार के लिए पूंजी भी तो चाहिए। गज्जू ने फुर्ती से खिड़की से अंदर झांका, फिर धीरे से अंदर घुस गए। उन्होंने अलमारी में से 500 रुपए निकाले और वहाँ एक पर्ची छोड़ दी। पर्ची पर लिखा था, हकीम साहब, व्यापार शुरू करने के लिए 500 रुपए उधार ले जा रहा हूँ। जैसे ही मुनाफा होगा ब्याज समेत लौटा दूंगा। आपका नया कॉम्पिटिटर और भावी व्यापारी गज्जू। भैया, अब तो हम अमीर हो गए हैं। 500 रुपए, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में भी नहीं देखे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है भोलू, अभी तो असली खेल शुरू होगा। चल अब हम सुखपुर गांव चलते हैं, वहां जाकर अपना क्लिनिक खोलेंगे। गज्जू और भोलू 500 रुपए लेकर सुखपुर गांव पहुँचे। गज्जू ने गांव का सर्वे किया और पाया कि ये जगह उनके धंधे के लिए बिल्कुल सही है। भोलू जा, बाजार से सफेद चूना, नीला रंग और एक बड़ा लकड़ी का तख्ता लेकर आ। और हाँ, एक मोटा ब्रश भी लेकर आना। हमें बोर्ड बनाना है, एक ऐसा बोर्ड जो दूर से ही दिखे। भोलू बाजार से सामान लेकर आया। भैया, बोर्ड पर क्या लिखेंगे? वैद्य लिखें या डॉक्टर लिखें? अबे बुद्धू, लिख खानदानी राज वैद्य गज्जू महाराज, नब्ज पकड़ते ही बीमारी गायब। और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिख देना, सहायक भोलू राम, डिग्री पेंडिंग, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। और हाँ, एक तरफ बड़े बड़े अक्षरों में लिख, पहली बार में पूरा इलाज, नहीं तो पैसा वापस। पर भैया, हमारे पास तो सिर्फ जमाल घोटा की जानकारी है। अगर कोई कहे कि उसे सिर दर्द है, बुखार है या चोट लगी है, तो क्या उसे भी पेट साफ करने की दवा देंगे? देख भोलू, मैं तुझे एक राज बताता हूँ। शरीर एक मशीन है, बिल्कुल घर की नाली के जैसी। जैसे नाली साफ ना हो ना तो घर में बदबू आती है, वैसे ही पेट साफ ना हो तो शरीर में बीमारी आती है। सारी बीमारियों की जड़ पेट में है। तू बस पुड़िया बना, ज्ञान मत झाड़। मरीज को कुछ भी हो, पहले पेट साफ करेंगे, फिर देखेंगे। क्लिनिक खुल गया। पहले दिन सन्नाटा रहा, कोई नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह गांव का एक आदमी, दुखिया राम, अपनी कमर पकड़ कर आया। वो दर्द से कहरा रहा था। वैद्य जी, बचा लो। 3 दिन से कमर में ऐसा दर्द है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो। आओ भाई आओ, बैठो, घबराओ नहीं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। पहले नब्ज तो देखें। गज्जू ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में दुखिया राम की कलाई पकड़ी, आंखें बंद की
पूरे 5 मिनट तक वो इसी मुद्रा में रहा। भोलू एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। दुखिया भाई, तुम्हारी कमर में दर्द नहीं है, असल में तुम्हारे पेट के अंदर की गैस कमर की हड्डी से टकरा रही है। भोलू, निकालो जरा कमर तोड़ चूरन, उसकी पुड़िया निकालो। भैया, कमर तोड़ वाली वो कौन सी है? अबे वही रे मूर्ख, लाल कागज वाली, जल्दी लेकर आ। भोलू ने लाल कागज वाली पुड़िया निकाल कर दी। देखो दुखिया भाई, ये बहुत पुरानी और असरदार दवा है। हमारे परदादा के जमाने से नुस्खा चलता आ रहा है। इसे गर्म पानी के साथ लेना है, 1 घंटे में असर शुरू हो जाएगा। बस वैद्य जी, बस 1 घंटे में ठीक हो जाऊंगा मैं। अरे पक्का, और अगर ठीक ना हुए तो पैसे वापस ले जाओ ये पुड़िया, और शाम को आकर बताना कैसा लगा। दुखियाराम पुड़िया लेकर चला गया। उसने घर जाकर तुरंत गर्म पानी किया और साथ में पुड़िया खा ली। 15 मिनट बीते, कुछ भी नहीं हुआ। 20 मिनट बीते, तभी अचानक उसके पेट में गड़गड़ाहट शुरू हुई। फिर जैसे पेट में बम फूटने लगे। दुखियाराम का चेहरा लाल हो गया। वो तेजी से उठा और सीधे खेतों की ओर भागा। अगले 1 घंटे तक वो खेतों में ही रहा। जब वापस लौटा तो शरीर हल्का लग रहा था और कमर का दर्द गायब। शाम को दुखियाराम क्लिनिक पर वापस आया। वाह वैद्य जी वाह, कमाल कर दिया आपने। कमर का दर्द तो पता ही नहीं चला। शरीर इतना हल्का लग रहा है जैसे हवा में ही उड़ रहा हो। पेट भी एकदम साफ हो गया। ये लीजिए 50 रुपए, और हाँ, कल मैं अपने 3-4 दोस्तों को और लेकर आऊंगा। शुक्रिया भाई, हमारा काम ही यही है, लोगों को स्वस्थ बनाना। कल जरूर आना। दुखियाराम जाते जाते गांव में सबको बताता गया। बस फिर क्या था, गांव में आग की तरह खबर फैल गई और क्लिनिक के बाहर लाइन लग गई। किसी को सिर दर्द था, किसी को जोड़ों का दर्द, किसी को बुखार। गज्जू ने सबको अलग अलग रंग की पुड़िया दी, पर अंदर सब जगह एक ही चीज थी। एक दिन सुबह सुबह, कौन है यहाँ वैद्य? ये कैसी गंदी जगह है? अरे जरा साफ सफाई तो करो। हमसे कंजूस मल की पत्नी है कांति देवी, हमारे लिए कोई ठीक ठाक जगह है बैठने की? आइए सेठानी जी, आइए आइए, बैठिए, इस कुर्सी पर बैठिए। सेठानी जी, आप बताइए क्या तकलीफ है? देखिए वैद्य जी, सुना है आप बहुत ही पहुंचे हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि आपकी दवा से चमत्कार हो जाता है। देखिए, मेरे पास दुनिया भर की दौलत है, तिजोरियां भरी पड़ी है, जायदाद है, कारोबार है, पर मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। मेरा मन हमेशा भारी भारी रहता है। रात को नींद नहीं आती और दिन में कुछ अच्छा नहीं लगता। ये तो गंभीर समस्या है सेठानी जी। जरा हाथ तो दीजिए, नब्ज देखते हैं। गज्जू ने सेठानी की नब्ज पकड़ी, आंखें बंद की, पूरे 10 मिनट तक ध्यान लगाए रखा, फिर गहरी सांस ली। सेठानी जी, आपको ये रोग अमीरी की हवा से हुआ है। जब इंसान के पास बहुत पैसा हो जाता है ना, तो शरीर में एक खास किस्म की गैस बनती है। इस गैस की वजह से दिल भारी रहता है। भोलू, ये सेठानी जी के लिए शाही पुड़िया तो तैयार करो जरा, और सुन, इसमें थोड़ा केसर भी मिला देना। भोलू एक पुड़िया निकाल कर गज्जू को देता है। सेठानी जी, ये दवा बहुत खास है। इसे रात को सोने से पहले गर्म दूध के साथ लेना है। कल सुबह तक आपके पति खुद आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। सच में मेरे पति मेरी फिक्र करेंगे ना? अरे पक्का सेठानी जी, बस इस दवा को लेना है। और हाँ, कल सुबह घर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, घर पर ही रहना। ठीक है वैद्य जी, ये लीजिए 50 रुपए। मैं कल बताऊंगी कि कैसा असर हुआ है इसका। सेठानी चली गई।
रात को उन्होंने दूध गर्म किया, साथ में पुड़िया ली। आधा घंटा बीता, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक पेट में हलचल शुरू हुई। वो उठी और शौचालय की तरफ भागी। रात भर वो कमरे से शौचालय तक दौड़ती ही रही। सुबह होते होते वो इतनी ढीली पड़ गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सेठ कंजूस मल सुबह उठे तो पत्नी को इस हाल में देखकर घबरा गए। अरे भाग्यवान, ये क्या हो गया है तुम्हें? एक रात में इतनी कमजोर कैसी हो गई हो तुम? मैं आज तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा। सेठानी, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सेठानी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। दस्त ने उन्हें कमजोर जरूर किया, पर सेठ का प्यार वापस दिला दिया। अगले दिन सेठ का नौकर 500 रुपए और सोने की चेन लेकर क्लिनिक पहुंचा। वैद्य जी, ये सेठानी जी ने भेजा है। आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। सेठ जी अब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, पूरा दिन सेठानी जी की सेवा में लगे रहते हैं। सेठानी जी बहुत खुश है। अरे भाई, लोगों की सेवा करना ही तो हमारा धर्म है। कुछ दिनों बाद राजा विक्रम सिंह को जब अपने मंत्रियों से पता चला कि गांव में एक ऐसा वैद्य है जो अद्भुत इलाज करता है, तो उन्होंने तुरंत गज्जू और भोलू को दरबार में बुलवाया। वैद्यराज, आपका स्वागत है। हमने सुना है कि आपकी दवाइयाँ बहुत असरदार हैं। लोग कह रहे हैं कि आप चमत्कार कर देते हैं। हमें आपकी बहुत जरूरत है। महाराज, आप हमें बताइए कि समस्या क्या है, हम पूरी कोशिश करेंगे। देखिए वैद्यराज, हमारे जासूसों ने बताया है कि पड़ोसी राज्य के राजा अकड़ू सिंह हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। उसके पास 20,000 की विशाल सेना है और हमारे पास सिर्फ 5,000 है। संख्या में हम बहुत कम हैं। मुझे कोई ऐसी औषधि चाहिए जिससे मेरे सैनिकों में शेर जैसी ताकत आ जाए, वो दुश्मन की होश ही उड़ा दे। अरे महाराज, आप फिक्र क्यों करते हो? हमारे पास एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसे गरुड़ शक्ति कहते हैं। इसे हमारे परदादा ने हिमालय की गुफाओं में एक सिद्ध योगी से सीखा था, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा परीक्षण करने होंगे। महाराज, हमें 1,000 कबूतर चाहिए और थोड़ा समय। कबूतर? युद्ध में कबूतरों का क्या काम? ये क्या मजाक है? सेनापति जी, ये कोई मजाक नहीं है। हम इन कबूतरों को ऐसी दवा खिलाएंगे कि दुश्मनों की सेना पर ऊपर से बमबारी करेंगे। अरे जब 1,000 कबूतर एक साथ दुश्मन के सिर पर उड़ेंगे तो उनका ध्यान भटकेगा और उसी समय हमारी सेना हमला कर देगी। अरे अद्भुत अद्भुत विचार है। ठीक है वैद्यराज, आपको 1,000 कबूतर मिल जाएंगे। अगर हम जीत गए तो आपको मुंह मांगा इनाम भी मिलेगा। राजा ने 1,000 कबूतरों का इंतजाम किया। गज्जू का असली प्लान था कि इन कबूतरों के बहाने राजा का भरोसा जीता जाए, खूब पैसा कमाया जाए और फिर मौका देखकर चंपत हो लिया जाए। गज्जू भैया, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हो? राजा ने अगर देख लिया कि हम सिर्फ कबूतरों को दाना खिला रहे हैं और वो शक्तिशाली होने के बजाय सिर्फ गुटरगू कर रहे हैं, तो राजा हमें तोप के मुंह पर बांध देगा। अरे ओ भोलू, तू चिंता मत करना। हम राजा से कहेंगे इन कबूतरों को हमने मौन व्रत पर रख दिया है ताकि इनकी ऊर्जा बनी रहे, और जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हम इन्हें दुश्मनों की सीना पर छोड़ देंगे। बाकी असली काम तो हमारी पुड़िया करेगी ना। पड़ोसी देश का राजा अकड़ू सिंह अपने किले में बैठा योजना बना रहा था। वो बहुत घमंडी और क्रूर राजा था। उसे जब अपने जासूसों से पता चला कि विक्रम सिंह के पास कोई जादुई वैद्य आया है, तो उसके होश उड़ गए। क्या एक मामूली वैद्य ने विक्रम सिंह की सेना को अजय बना दिया है? जासूसों, उस वैद्य की शक्ति का राज क्या है? मुझे सब कुछ जानना है। महाराज, सुना है वो एक ऐसी पुड़िया देता है जिसे खाते ही इंसान के अंदर 10 हाथियों का बल आ जाता है, और वो कबूतरों को भी कुछ खास ट्रेनिंग दे रहा था। कह रहा था कि कबूतर दुश्मन पर बम गिराएंगे। असंभव। अगर विक्रम सिंह के पास वो शक्ति आ गई तो हमारी 20,000 की सेना भी हार जाएगी। ये नहीं हो सकता। जाओ,
उस वैद को किसी तरह लालच देकर यहाँ पर बुलाओ। हमें वो पुड़िया हर हाल में चाहिए, जो भी कीमत हो। हम चुकाने को तैयार हैं। कुछ ही समय में राजा अकड़ू सिंह के सैनिक गोलू को दरबार में लाते हैं। ए लड़के, सच सच बता, तू उस वैद का चेला है ना? वो पुड़िया किस चीज की बनी है? अगर झूठ बोला तो यहीं गर्दन उड़ा दूंगा तेरी। मैं महाराज, मैं तो बस सहायक हूँ। वैदराज जी वो पुड़िया बहुत मेहनत से बनाते हैं। उसमें हिमालय की बर्फ, रेगिस्तान की रेत, समुद्र का पानी और पता नहीं और क्या क्या मिलाते हैं। बहुत गुप्त फॉर्मूला है। जुबान मत लड़ा मुझसे। देख, अगर तू वो 1 लाख पुड़िया हमें लाकर दे दे तो हम तुझे 9 करोड़ रुपए देंगे, और अगर मना किया तो इसी वक्त तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। बोल, क्या करेगा? 9 करोड़? महाराज, इतने पैसों में तो मैं पूरा शहर खरीद लूं, पर वैदराज जी मानेंगे नहीं ना। वो बहुत ईमानदार हैं। उसे मत बताना ना बेवकूफ। तू चुपके से पुड़िया तैयार कर। कल रात हमारा दूत आएगा, पैसे देगा और माल ले जाएगा। याद रखना, एक भी पुड़िया कम हुई तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे गज्जू भैया को भी मार डालेंगे। भोलू ने डर के मारे हाँ कर दिया। भोलू जैसे तैसे बचकर वापस गज्जू के पास पहुंचा और कांपते हुए सारा हाल सुनाया। गज्जू पहले तो डरा, फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह रे भोलू, तू तो सच में मेरा चेला निकला भाई। 9 करोड़, अब तो हम 7 जन्म तक ऐश करेंगे। पर सुन, अब हमें रात भर जागना होगा, काम बहुत है। पर भैया, 1 लाख पुड़िया जमाल घोटे की अगर दुश्मनों के सैनिकों ने खाई तो युद्ध के मैदान में खून की नदियां नहीं, कुछ और ही बहेगा। अच्छी। वही तो मेरा प्लान है। देख, राजा विक्रम सिंह के 5000 सैनिकों को हम छोटी छोटी पुड़िया देंगे, बस एक एक पुड़िया। लेकिन अकड़ू सिंह के 20,000 सैनिकों के लिए हम स्पेशल महाखुराक बनाएंगे। एक एक पुड़िया में इतना जमाल घोटा डालेंगे, इतना डालेंगे कि उनके पेट में ही ज्वालामुखी फट जाएगा। वाह 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 भैया, क्या दिमाग है यार। पर इतनी पुड़िया बनाएंगे कैसे? अरे बस लग जा काम पर। मैं जमाल घोटा पीसता हूँ, तू कागज काटता जा। रात भर दोनों ने काम किया। गज्जू ने जमाल घोटा पीसा, भोलू ने हजारों कागज काटे, फिर दोनों ने मिलकर पुड़िया बनाई। राजा विक्रम ने सैनिकों के लिए छोटी छोटी पुड़िया, हल्का डोज, अकड़ू सिंह के सैनिकों के लिए मोटी मोटी पुड़िया और भारी डोज। अगले दिन राजा विक्रम सिंह ने गज्जू को बुलाया। युद्ध शुरू होने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। वैदराज, क्या सेना के लिए औषधि तैयार है? समय बहुत कम बचा है। जी जी महाराज, ये लीजिए 5000 खास पुड़ियां। इन्हें युद्ध से ठीक आधा घंटा पहले सैनिकों को गर्म पानी के साथ देना है। याद रहे, सिर्फ एक पुड़िया। जो 2 खाएगा उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो खुद को ही नहीं संभाल पाएगा। ठीक है वैदराज जी। सेनापति, ये लो औषधि और इसे सुरक्षित रखो। वैदराज, अगर हम जीत गए ना तो तुम्हें सोने से तोल दिया जाएगा, देखिएगा। उसी रात के अंधेरे में अकड़ू सिंह का दूत आया। उसके साथ भारी भरकम थैले थे। वैदराज, ये लीजिए 9 करोड़ की पहली किश्त, 3 करोड़, बाकी जीत के बाद। शुक्रिया शुक्रिया। और हाँ, राजा साहब से कहना कि लड़ाई शुरू होने से 15 मिनट पहले अपने सैनिकों को 5-5 पुड़ियां खिला दें, ताकि जीत पक्की हो जाए। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी ज्यादा ताकत आएगी। जैसा आप कहें वैदराज। दूत चला गया। गज्जू और भोलू ने 3 करोड़ गिने। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। भैया, अब तो हम सच में करोड़पति बन गए। बात चले? नहीं भोलू, अभी युद्ध देखना बाकी है। देखते हैं ना क्या होता है, फिर बाकी के 6 करोड़ रुपए लेकर भागेंगे। युद्ध का दिन आ गया। सुबह सुबह दोनों सेनाएं मैदान में पहुंची। एक तरफ राजा विक्रम सिंह के 5000 सैनिक, दूसरी तरफ राजा अकड़ू सिंह के 20,000 सैनिक। गज्जू और भोलू ऊपर एक पहाड़ी पर छिपकर बैठे थे। भैया,
मेरा दिल धक धक करेला है। देखो, अकड़ू सिंह के सैनिक तो पुड़िया फाड़ फाड़ कर खा रहे हैं, 5-5 खा रहे हैं। सब्र करो भोलू, बस 15 मिनट और, फिर देखना कुदरत का करिश्मा। जैसे ही शंख बजा और युद्ध शुरू होने वाला था, अचानक अकड़ू सिंह की सेना में अजीब सी हलचल शुरू हुई। 20,000 सैनिकों के चेहरे एक साथ पीले पड़ने लगे। उन्होंने अपनी तलवारें छोड़ी और अपने पेट पकड़ लिए। ओए, मर गया रे। ई पेट में कौन सा तूफान आ गया रे? बचाओ। अरे अरे भागो, मैदान छोड़ो, झाड़ियों की तरफ चलो, जल्दी, पेट फट जाएगा। ये कैसी ताकत आई? मैं तो मर गया। अम्मा! 20,000 की सेना एक साथ पीछे की ओर भागने लगी। कोई झाड़ियों में, कोई खेतों में, कोई नदी की तरफ। पूरा मैदान खाली हो गया। उधर विक्रम सिंह के 5,000 सैनिक। देखा भोलू, बिना तलवार चलाए युद्ध जीत गए। ये है असली रणनीति। वाह भैया वाह, खेल खेला है आपने। अगले दिन गज्जू और भोलू को दरबार में बुलाया गया। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वैद्यराज जी, आपकी विद्या ने तो चमत्कार कर दिया सही में। दुश्मन की विशाल सेना बिना लड़े ही मैदान छोड़कर भाग गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। आप महान हैं। ये लीजिए आपका इनाम, 10 बोरे सोना और 10 बोरे चांदी। अब से आप हमारे राजगुरु होंगे। महल में आपके रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा। महाराज, आपकी कृपा बहुत अपार है, लेकिन महाराज, अब हमारी साधना का समय हो गया है। हमें हिमालय की गुफाओं में जाकर फिर से जड़ी बूटियां खोजनी होंगी और तपस्या करनी होगी। अगली बार जब आएंगे तो और भी शक्तिशाली दवाई लेकर आएंगे। हम ये सारा धन और इनाम लेकर अभी प्रस्थान करते हैं। जैसी आपकी इच्छा वैद्यराज, आप महान हैं। जाइए, लेकिन जल्दी वापस आइएगा, हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। गज्जू और भोलू सोनों चांदी से भरे बोरे लेकर रवाना हुए। जैसे ही वे राज्य की सीमा से बाहर निकले, अब कहाँ गज्जू भैया? कलकत्ता, फिर विदेश। गज्जू आयुर्वेदिक को इंटरनेशनल खोलेंगे ना। जमाल घोटा को डिटॉक्स वंडर पाउडर बोलेंगे। वाह भैया वाह, आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है।